दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 771 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित होते ही यह स्पष्ट हो गया था कि उनका सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना तय है। यह तब और सुनिश्चित हो गया था जब एक के बाद एक कई गैर राजग दलों ने उनका समर्थन करने की घोषणा करनी शुरू कर दी थी। इन दलों ने यह घोषणा इसलिए की क्योंकि वे द्रौपदी मुर्मू के रूप में जनजाति समुदाय के किसी सदस्य के राष्ट्रपति बनने में बाधक बनते हुए नहीं दिखना चाहते थे। उनका समर्थन करना कई दलों की विवशता बन गई थी। यही कारण रहा कि जिन कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। इतिहास यही बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सत्ताधारी दल के प्रत्याशी की ही जीत होती है, लेकिन विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारकर जनता को एक संदेश देता है। इस बार वह ऐसा नहीं कर सका। भले ही विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को अलग अलग विचारधाराओं के बीच की लड़ाई बताया हो, लेकिन यशवंत सिन्हा के माध्यम से वह यह बताने में नाकाम रहा कि वह किस विचारधारा पर बल दे रहा है। इसी कारण न केवल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी अनुमान से अधिक रहा। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना केवल जनजाति समुदाय के लिए ही गर्व का क्षण नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की उस सामर्थ्य का परिचायक भी है जो हर किसी को शीर्ष पद तक पहुंचने के अवसर उपलब्ध कराता है। चूंकि द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं, इसलिए देश के समस्त वनवासी समाज के बीच उत्साह और उमंग की कल्पना की जा सकती है। वास्तव में राष्ट्रपति के रूप में उनका निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र का
गौरवगान भी है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति निर्वाचित होना जनजाति समाज के साथ साथ देश के समस्त वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच आशा का संचार करने और उनमें आत्मविश्वास का यह भाव भरने वाला है कि संघर्ष और समर्पण के माध्यम से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष, सेवा, समर्पण और सादगी की एक मिसाल है। उनका जीवन इसलिए और अधिक प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि अपने जीवन में तमाम अभाव और आघात सहते हुए भी उन्होंने समाज सेविका, विधायक, मंत्री और फिर राज्यपाल के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन में एक आदर्श स्थापित किया। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि वह राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र को प्रेरित करने का भी काम करेंगी। चेंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट देने के केंद्र सरकार के निर्णय से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिल गई है। इससे न केवल चार धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड परियोजना की राह में आ रही बड़ी अड़चन दूर हो गई है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने की राह सुगम होने जा रही है। असल में चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड का सामरिक महत्व है, लेकिन राज्य का 71.5% क्षेत्र वन भूभाग होने के कारण विकास योजनाओं में पर्यावरणीय अड़चनें कम नहीं हैं। इसी कारण ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाओं की राह में कठिनाइयां आती रही हैं। सभी जानते हैं कि ऑल वेदर रोड का धार्मिक ही नहीं सामरिक महत्व भी है। साथ ही यहाँ के निवासियों की आर्थिकी भी इससे जुड़ी है। वर्ष भर आवागमन की सुविधा रहने से सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास होने के साथ ही रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे सीमांत गांवों में प्रथम प्रहरी की भूमिका निभा रहे ग्रामीणों के पलायन पर अंकुश लगेगा। साफ है कि इस बहुउद्देश्य परियोजना से जनहित और सुरक्षा संबंधी हित दोनों जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद ऑल वेदर रोड की राह में पर्यावरणीय पेच कम नहीं है। वैसे भी गाहे बगाहे सीमा पार विकसित हो रही सुविधाओं के उदाहरण तो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के सीमांत क्षेत्रों की विकास योजनाओं के मामले में कई स्तर पर अड़ंगे लग रहे थे। अब केंद्र सरकार के अनुभव जनित और व्यावहारिक निर्णय से पर्यावरणीय स्वीकृति की बड़ी बाधा दूर हो गई है। इससे चारधाम ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में तेजी आने के साथ ही
ये तय समय में पूर्ण होंगे। इससे सीमांत क्षेत्रों के लिए अन्य योजनाओं के भी धरातल पर उतरने का मार्ग प्रशस्त होगा। बात समझने वाली है कि जब सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी तो इसका लाभ सेना के साथ ही स्थानीय समुदाय को भी मिलना तय है। अच्छी सड़कें होंगी तो सीमांत क्षेत्रों में ढांचागत विकास से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकेंगी और पर्यटन व तीर्थाटन समेत अन्य गतिविधियों को वर्ष भर बढ़ावा मिलेगा। यह पहल सीमांत गांवों से होने वाले पलायन को थामने में मददगार साबित होगी। स्टॉप।